नमस्कार दोस्तों। तो मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आज आपके सामने अपना तीसरा वीडियो लेकर। और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये जो 1813 का चार्टर एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर है और इस चार्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस भी पूरे पूरे रहते हैं। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये जो क्लास है वो किसी एक एग्जाम को स्पेसिफिक टारगेट करके नहीं है बल्कि सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए। ठीक है, तो हम इंडियन पॉलिटी को पूरे इस तरीके से खत्म कर रहे हैं कि कोई भी एग्जाम आपका हो लेकिन आपका जो कंटेंट है वो एक ही कंटेंट काम कर दे। ठीक है, ये जो चार्टर एक्ट है ना इसमें दो महत्वपूर्ण काम हुए। इसमें दो महत्वपूर्ण काम क्या हुए? पहला कि इसी चार्टर से पहली बार इंडियन एजुकेशन पे पैसा खर्च करा जाएगा। ठीक है भाई, इससे पहले भारतीय जो शिक्षा होती थी उस पर खर्च नहीं करते थे, लेकिन ये पहला चार्टर होगा जब भारतीय शिक्षा पर भी यहाँ पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान आ जाएगा कि हर वर्ष हम भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। और 1 लाख रुपए उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर दूसरा काम क्या होगा? जो कंपनी की मोनोपोली थी, कंपनी की जो मोनोपोली थी कि हम ही काम करेंगे बाकी हमारे अलावा कोई और काम मतलब वो वाला काम नहीं करेगा, तो उसकी मोनोपोली को यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन उसे खत्म पूर्ण रूप से नहीं किया जाता बल्कि दो चीजों में उसको छूट दे दी जाती है। एक, उससे कह दिया जाता है कि आप चाय में अपनी मोनोपोली बरकरार रखो और आप चीन के साथ जो व्यापार कर रहे हो उसको करते रहो, हम इन दोनों कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा आपकी जितनी भी मोनोपोली, आप जितना भी एकाधिकार दिखाते हो ना, वो सारा एकाधिकार आज से खत्म होता है। अब दूसरी कंपनियां भी यहाँ पर उस कार्य को करने के लिए भेजी जा सकती हैं ब्रिटेन से। तो मोनोपोली खत्म कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, सिर्फ दो व्यापारों को छोड़कर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रावधान थे जो चार्टर एक्ट 1813 में देखने को मिले। अब एक बार इसको हम डिटेल से भी पढ़ लेते हैं। देखो, परिचय की बात करें, आज मैंने स्लाइड जो है ना हिंदी में ही बनाई है जिससे चीजें समझ भी जल्दी आएंगी। इसमें क्या है कि पहली बात तो ये कानून बनाया किसने? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ब्रिटेन से कानून बन के आ रहा है तो ब्रिटेन की संसद ही बनाएगी, क्योंकि भारत में तो संसद तब तक बनी ही नहीं थी। तो ये कानून ब्रिटिश संसद ने बनाया था। दूसरी बात, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे उनमें बदलाव किया गया। अधिकार में बदलाव कैसे किया गया? जैसे मोनोपोली, जो कंपनी की मोनोपोली होती थी, जो उसका एकाधिकार होता था कि वो ये क्लेम करती थी कि ये काम सिर्फ हम करेंगे बाकी कोई और कंपनी को राइट्स नहीं है, तो उससे वो अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, उससे वो अधिकार छीन लिया गया। यहां पर शिक्षा, धर्म, व्यापार और शासन, यहां के लिए नए नए नियम लाए गए। जैसे शिक्षा में मैंने अभी आपको बताया 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का अधिकार ला दिया गया। धर्म की बात करूं तो धर्म में उन्होंने मिशनरीज भेजे, जो ईसाई मिशनरीज होते थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे, उनको खुली छूट दे दी गई कि आप अपने धर्म का प्रचार करो, आप अपने धर्म का प्रचार करो, और जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं उन्हें जोड़ लो अपने आप से। व्यापार में मोनोपोली खत्म कर दी गई। शासन की बात करें तो शासन पे भी कुछ ना कुछ लोग रोक जो लगाई है, जैसे मोनोपोली खत्म करना। ठीक है, कंपनी जो अपनी मनमानी कार्य करते हैं उसको खत्म करना, भ्रष्टाचार के लिए भी और कठोर कार्रवाई करना, ये सारे कार्य आपको 1813 के चार्टर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसके एकाधिकार को खत्म किया गया, कंपनी के भारत में व्यापार पर पूरा अधिकार नहीं रहा। एग्जैक्टली मैंने अभी बोला कि कंपनी की जो मोनोपोली हुआ करती थी उस मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, लेकिन सिर्फ दो व्यापारों को छोड़ दिया गया, एक चाय को और एक चीन को। चाय और चीन दोनों सेम सी लग रहे हैं ना, चाय फॉर मतलब सी फॉर चाय, सी फॉर चीन। तो कहने का मतलब है चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर कंपनी जितने भी व्यापार पर एकाधिकार रखती थी वो सारे एकाधिकार उससे छीन लिए गए। ठीक है, अब अन्य ब्रिटिश व्यापारी भी भारत में उसी सेम काम को कर सकते थे। जैसे मोनोपोली का मतलब क्या हो गया? जैसे सपोज करो कि कोई कंपनी सोफा बनाती है। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि ये सोफा इस तरीके से समझना कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर सोफा बना रही है तो कोई और सोफा उस तरह का बना ही नहीं सकता। तो जब ये चार्टर 1813 का आता है तो ये कंपनी से ये मोनोपोली छीन लेता है। ये कहता है कि आज से तुम्हारा एकाधिकार नहीं होगा बल्कि मार्केट में कंपटीशन आएगा, और मार्केट में अगर कंपटीशन आएगा तो कंज्यूमर को फायदा होता है। आपको पता है, देखो, उपभोक्ताओं को जब फायदा होता है जब उसी एक प्रोडक्ट को बनाने वाली 4 से 5 कंपनियां वहां पर मौजूद हो, बड़ी बड़ी। क्योंकि क्या होगा, हर कंपनी जब आपस में कंपटीशन करेगी तो वो अपने कंपटीशन को सिर्फ एक तरीके से जीत सकती है कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बढ़ाए। और अगर वो कंज्यूमर को ज्यादा बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए उसको अपने प्राइस को बढ़ाना नहीं है बल्कि घटाना है, और इतना ड्यूरेबल और इतना चीपेबल उसको बना देना है कि हर कंज्यूमर उसको क्या कर सके, बाय कर सके, खरीद सके। तो इसलिए मोनोपोली अगर किसी व्यापार की होगी तो मोनोपोली तो हमेशा कंज्यूमर को कहीं ना कहीं आपको डिसएडवांटेज ही देगी, क्योंकि उसके जैसा फिर कोई और मिलेगा नहीं, तो कंज्यूमर को वो परचेज करना पड़ेगा, तो कंपनी अपने हिसाब से प्राइस वो कर लेगी वहां पर सेट। ठीक है, तो इसलिए मोनोपोली छीन ली गई 1813 से, और लोगों को यहाँ पर अधिकार दिए गए कि आप भी वही व्यापार कर सकते हो भारत में, जिससे क्या होगा, व्यापार का जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा।
ठीक है, और प्राइस नीचे की तरफ जाएंगे, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म होगा। फिर कंपनी का जो शासन था, भाई कंपनी अपने 20 साल के एग्रीमेंट को लेकर आई थी, ठीक है, 20 इयर्स का एग्रीमेंट लेकर आई थी, जो उसका 1813 में खत्म होना था। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी को 20 साल के लिए और काम करने के लिए अलाउ कर दिया गया कि आपको 20 साल का और अधिकार मिलता है, अब आप 20 साल के लिए और काम करो। ठीक है, बस ये था कि अब कंपनी खुले तरीके से जैसे काम कर रही थी पहले, अब वैसे काम नहीं कर सकती। अब उसको जो ये उसके ऊपर पाबंद लगाए जा रहे हैं, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे वो बिट्स इंडिया एक्ट हो, चाहे वो आपका फिर ये चार्टर एक्ट हो, इनके थ्रू कंपनी के कुछ शासनों में बदलाव किया जा रहा है और इस निर्देश को उसको मानना पड़ेगा। मोनोपोली खत्म कर दी गई है, कंपनी से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया गया है, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग कर दिए गए हैं, कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स और उसके कॉमर्शियल अफेयर्स को अलग करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गठन कर दिया गया है, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया है। मतलब इतने सारे चेंजेस पता है क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने जो वर्चस्व है ना उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। ब्रिटेन चाहता है कि भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, उसको लग रहा है कि हमारे ऊपर कोई और नहीं है, तो हम उसको बताना चाहेंगे कि उसके ऊपर हम हैं। ठीक है, तो कंपनी अपने वर्चस्व को बढ़ा रही है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियां हैं उसको कम कर रही है और अपने जो नियम और निर्देश हैं उनको पालन करने के लिए कंपनी को क्या कर रही है? विवश कर रही है। फिर और क्या करता है? 1813 के आधार पे ही शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा के लिए हर साल खर्च करने का प्रावधान आता है। सरकार ने हर साल 1 लाख शिक्षा के लिए देने का निर्णय लिया और पहली बार सरकार ने शिक्षा की जिम्मेदारी ली। इससे पहले सरकार शिक्षा की जिम्मेदारी थोड़ी ले रही थी, इससे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ अपना कमाने के लिए बैठी हुई थी। लेकिन यह ब्रिटेन से एक प्रावधान बनकर आता है जिसमें पहली बार ये कहा जाता है कि भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए हर साल का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, तो पहली शुरुआत तो यहां से कर दी गई। दूसरा, धर्म के आधार पर ईसाई जो मिशनरीज होते थे उनको अनुमति दी गई कि आप अपने धर्म का प्रचार करो। ठीक है, आप स्कूल में जाओ, चर्च में जाओ, अस्पताल में जाओ और आप चाहो तो अपने खुद के स्कूल खोलो, अपने खुद के चर्च खोलो, अपने खुद के अस्पताल खोलो, जो ईसाई मिशनरियों के आपको आज भी देखने को मिलते हैं, है ना। आज भी आपको बहुत सारे स्कूल मिलेंगे जिन स्कूल में जिनके स्कूल का टाइटल अगर आप देखोगे तो वो क्रिश्चियन टाइटल आपको देखने को मिलेगा। चर्च तो ऑब्वियसली चर्च तो है। उसके बाद अगर हॉस्पिटल की बात करें तो कुछ हॉस्पिटल भी आपको ऐसे मिलेंगे जिनका नाम किसके ऊपर होगा? ईसाई नामों के ऊपर नाम दिया जाएगा। तो ये अब के लिए नहीं, ये तभी से ही आज तक चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ईसाई मिशनरी उस समय इनको पूर्ण रूप से अनुमति दी गई है कि आप जाओ और अपने धर्म का प्रचार करो। ठीक है, तो भारत में जो लोग थे, जो हिंदू और सिख और मुस्लिम और इन धर्मों में जो लोग थे, उन लोगों को अपने धर्मों में परिवर्तन करने के लिए ईसाई मिशनरीज भारत में आते हैं। ठीक है, इसके बाद व्यापार और शासन को अलग कर दिया जाता है। व्यापार यानी कि जो उसके वर्किंग डिपार्टमेंट था वो अलग कर दिया जाता है और जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था उसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि व्यापार करने वाले और शासन करने वाले दोनों के कामों को अलग कर दिया जाता है और कंपनी को खर्चे का हिसाब अब सरकार को देना पड़ेगा। अब उसको बताना पड़ेगा कि तुमने कमाया कितना और तुमने खर्च कितना किया, ये पूरा का लेखा जोखा उसको सरकार को सौंपना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अब चार्टर एक्ट के जो 1813 का महत्व था वो सिर्फ 3 चीजों पे सबसे इंपॉर्टेंट महत्व था। सबसे पहला तो इसको लिख के रख लो कि सरकार ने शिक्षा और धर्म में रुचि ली है। पहली बार उसने धर्म के आधार पर ये कहा है कि आप ईसाई जो धर्म है उसका प्रचार करो और शिक्षा में पहली बार ये प्रावधान किया गया है कि भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए हर साल देने का प्रावधान कर दिया गया है। कंपनी का नियंत्रण धीरे धीरे कम करने जा रहे हैं। अब आप खुद ही देखो भाई, कंपनी जो पहले अपना पैसा कमा रही थी, चाहे वो कितना ही कमाए, लेकिन वो कभी सरकार को वो नहीं देती थी लेखा जोखा। लेकिन अब सरकार ने कह दिया भाई आप जितना भी खर्च कर रहे हो उस खर्च का सारा ब्यौरा आप हमें सबमिट करोगे, आप हमें बताओगे आपने क्या खरीदा, कितना कमाया और कितना आपने बेच दिया। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश शासन ने यहां पर क्या किया? ब्रिटिश शासन अपने आप को मजबूत करना चाह रहा है, किसके अगेंस्ट? ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। और धीरे धीरे ब्रिटिश शासन ही कैप्चर करेगा। फिर किसको करेगा? भारत में अपने वर्चस्व को बनाएगा। ठीक है, और भारत की टेरिटरी को अपने अंदर क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा। उसके बाद फिर इनका शासन इस्तेमाल होगा, यानी कि जो पहले व्यापार के लिए काम करने के लिए कंपनी आएगी वही आप देखना, वही कंपनी प्रशासन करेगी फिर। ठीक है, इसलिए ये इतना लंबा पीरियड चलेगा, कम से कम 200 साल का समय ये होगा जिसमें अंग्रेज भारत को पूरी तरीके से निचोड़ के रख देंगे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज भाई इसलिए नहीं आए कि वो हम लोगों का भला करना चाहते, नहीं, अंग्रेज आए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए। ठीक है, अंग्रेज जितना पैसा यहां से कमाएंगे उस पैसे को आप क्या लग रहा है भारत में लगाएंगे? नहीं,
वो सारा पैसा ब्रिटेन में ही भेजा जाएगा, ब्रिटेन के ही इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगा, वहीं के ही इलेक्शन में काम आएगा, वहीं जो युद्ध वो लड़ेंगे, वर्ल्ड वॉर जो लड़ेंगे उस वर्ल्ड वॉर में वही काम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पूरी तरीके से इंडियन जो इकोनॉमी है उसको कोलैप्स करने के लिए ये आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक नजर में 1813 का और समझ लेते हैं, एक ही बार में हम पूरी एक स्लाइड में समझ लेते हैं। काम क्या है? सबसे पहले व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकार खत्म करना और चाय और चीन के काम को छोड़कर। बात करें 20 साल के लिए और इसको एग्रीमेंट दे दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1 लाख रुपए हर साल शिक्षा के लिए प्रावधान कर दिया जाता है। मिशनरियों को अनुमति दी जाती है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, और कार्य जो होते हैं, प्रशासन कार्य जो होते हैं, उनको अलग अलग कर दिया जाता है, यानी कि व्यापारिक कार्य अलग कर दिए जाते हैं और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए जाते हैं। सिर्फ इतना सा 1813 का चार्टर ये एक्ट था जिसमें ये घटना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इससे क्वेश्चन जब आएगा तो आप उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, अब इन सारी चीजों का इस्तेमाल हम अपने क्वेश्चन का आंसर देने में लगाएंगे, जिससे ये चीजें हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगी। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें से कौन सा ऐसा प्रावधान था जो चार्टर एक्ट 1813 के तहत प्रस्तुत किया गया था? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का अबॉलिशन यानी कि उन्मूलन करना था? नहीं जी। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म करी है उन्होंने? नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म की है, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म नहीं की। चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार, मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना, क्या ये उसका प्रोविजन था? नहीं, अकेला चाइना के साथ तो नहीं था। ठीक है, और क्या था? कंपनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार का अंत। ये आपको बिल्कुल सुटेबल लगेगा भाई। यहां पर क्या है कि कंपनी की जो मोनोपोली थी भारतीय व्यापार पर, कि सिर्फ भारत के साथ जो व्यापार, वो भारत में व्यापार कर रहे हैं, सिर्फ वही कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। इसी मोनोपोली को खत्म किया था 1813 के चार्टर एक्ट में। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं भाई, इसका तो कोई अपॉइंटमेंट की अभी चर्चा ही नहीं है यहां पर। ठीक है, समझ आया? ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही है कि कंपनी की मोनोपोली को खत्म करने के लिए ही आपका 1813 का चार्टर लाया गया है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के तहत 1 लाख रुपए सालाना देने का प्रावधान किया गया। किस उद्देश्य से 1 लाख रुपए देना था? क्या ये पुलिस में सुधार करने के लिए था? नहीं। क्या ये एजुकेशन ऑफ इंडियंस, भारतीयों की शिक्षा के लिए था? तो बिल्कुल सही बात, भारतीयों की शिक्षा के लिए ही 1 लाख रुपए सालाना यहां पर खर्च करने का प्रावधान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उनको परमिशन दी गई थी किस चीज की? क्या वो सेना में शामिल होने के लिए? भाई बिल्कुल नहीं, सेना में अपने लोगों को शामिल थोड़ी करेंगे, सेना में तो बेचारे हम जैसे लोगों को शामिल करते थे भारतीयों को। स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए नहीं। मिशनरियों का क्या काम है भाई व्यापार करने का? मिशनरियों का काम है भारत में अपने धर्म प्रचार करना। ठीक है, और मतलब जो लोग हैं उनके धर्म को परिवर्तन करवा देना। तो ये काम था क्रिश्चियन मिशनरीज का। तो भारत में धर्म का प्रचार करना ही उनको अलाउ करा गया था इसी चार्टर एक्ट 1813 के तहत। इसके बाद इसमें से चार्टर एक्ट जो 1813 था, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त रहा? मतलब 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारी पाबंदियां लगाई, लेकिन उसके बावजूद इसने कुछ छूट तो दी थी। अब वो छूट क्या थी? क्या ये मोनोपोली दी गई थी? क्या ये भारत के आंतरिक व्यापार पर एकाधिकार दिया गया था? भाई भारत के व्यापार से तो एकाधिकार खत्म किया गया था। क्या पॉलिटिकल कंट्रोल? पॉलिटिकल कंट्रोल तो उन्होंने पहले ही छीन लिया। पॉलिटिकल कंट्रोल तो उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ अपने अंडर रख लिया। जुडिशियल पावर? नहीं भाई साहब, जुडिशियल पावर भी नहीं है इनके पास। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है कि चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार। जो चाय और चीन के व्यापार का एकाधिकार था, सिर्फ इसको छोड़कर या यही सिर्फ उनको छूट दी गई थी, बाकी सब उनसे एकाधिकार छीन लिए गए थे। समझ आ रही है बात? अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल रिन्यू बाय चार्टर एक्ट 1813? कितने साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को और बढ़ा दिया गया? तो भाई अभी मैंने आपको बताया 20 साल के लिए। 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था चार्टर एक्ट 1813 के तहत कंपनी का रूल। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का हमारा होगा कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत भारतीयों को पहली बार कौन सा अधिकार दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट 1813 के तहत भारतीयों को पहली बार अधिकार दिया गया है। किसका? भाई शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार दिया गया है? शिक्षा का अधिकार। तभी तो शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए लाए हैं वो। ठीक है, तो यहां पर शिक्षा का अधिकार पहली बार भारतीय लोगों को दिया गया है। आई होप आपको 1813 का चार्टर भी समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 1833 का चार्टर पढ़ेंगे और उसके बाद 1853 का चार्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसी तरीके से चैनल पे
प्यार बनाए रखना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखेंगे सभी अपना। और पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।